लगता है ना कि एक बार चेहरे पे मेकअप लग जाता है ना, तो ऐसे लगता है उसका चस्का लग जाता है कि नहीं नहीं, मुझे मीडिया में ही कुछ करना है। और 24 साल के इस टेन्योर में बहुत सारे लोगों की पहचान हुई थी इंडस्ट्रीज़ के। बड़े बड़े डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को मैं वहाँ मिल चुकी थी दूरदर्शन पे। तो मुझे ऐसे लगा कि चलो मैं कुछ ग्लैमर के इसमें ही करूँगी। उस वक्त मैंने पहली फिल्म बनाई मानिनी करके, जो अब्रॉड में शूट की गई मराठी की पहली फिल्म थी। उस फिल्म को नियरली 18 नॉमिनेशंस मिले थे और 12 अवार्ड्स मिले थे। फिल्म तो बेहतर बनी थी, मगर उस वक्त इतना नॉलेज नहीं था कि कैसे उसको मार्केटिंग करना चाहिए, किस तरह से फिल्म को बेचना चाहिए। तो वो व्यावसायिक रूप से उतना यश उसमें नहीं मिला और मुझे बहुत 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 बुरा लगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उसके लिए पैसे दिए थे। मुझे लगा कि देखो, ये एक बापजादों की कमाई तो है नहीं, या कोई बुरे काम करके पैसे नहीं बनाए थे। तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता था कि मैंने मेरे हस्बैंड के पैसों का पूरा सत्यानाश कर दिया। मैंने क्यों ये फिल्म बनाने का सोच रहे थे, मुझे बहुत रिपेंट हो रहा था। उसके बाद में मेरे बच्चे उस वक्त यूएस में पढ़ रहे थे। वो जैसे आए तो वो बोलने लगे कि मम्मा क्या कर रहे तू, सब इधर उधर जाके टाइम पास करते, हम लोग को, हमारे मम्मा को ऐसे देखने की आदत नहीं है, कुछ तो करो। फिर उन्होंने पापा को बोला, पापा देखो, आप मम्मी को फिर से पाई उसको फिल्म बनाने दो। वो फिल्म तो कितनी अच्छी बनी थी। तो मैंने बोला देखो, नहीं, मेरा रॉन्ग डिसीजन था, मुझे जो लोग चाहिए थे वैसे लोग मिले नहीं, ऐसा सब। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि देखो, ये तुम्हारा डिसीजन रॉन्ग नहीं था, तुम अज्ञानी थी, तुमको मालूम नहीं है कि फ़िल्म कैसी बनानी चाहिए। तुम किसी ने भी बोला और तुमने फिल्म बनाई, तुम्हें ये ज्ञान नहीं था, तो उसके लिए पहले ज्ञान प्राप्त करो। तो मैंने फिल्म मेकिंग के जो छोटे छोटे कोर्सेज रहते हैं, वो सारे कोर्सेज के, एडिटिंग, डबिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, सारे कोर्सेज के, कोई कोर्स 6 महीने का था, कोई 3 महीने का था, कोई साल भर का था। स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके डायरेक्शन तक के सारे कोर्सेज मैंने के। इनफैक्ट मैं तो, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि अरे हमको भी फिल्म बनानी है, माझ्याकडे पैसे आहेत, मला पण फिल्म बनवायची है। तो मैं उनको बोलती हूँ, आप ज़रूर बनाइए फिल्म, लेकिन वो बनाने से पहले फिल्म क्या चीज़ है और कैसे बनानी, उसका नॉलेज आप प्राप्त करो, उसके बाद में फिल्म बनाओ। नहीं तो आपके पैसे गए, ये समझो। आपको 10 लोग हैं जो टोपी लगा के चले जाएंगे। तो इस तरह से मैंने क्या सीखा वो देखने के लिए दूसरी फिल्म बनाई। दूसरी फिल्म, आप मेरे को बोलो कम कब बोलना है तो मैं कम कर दूँ। हाँ, तो मैंने दूसरी फिल्म बनाई वादळ वारं सुटलं ग करके, जो फिल्म मैंने 35 लैक्स में बनाई। वो उसके डायरेक्टर थे चंद्रवदन करके, वो गुजराती डायरेक्टर थे। वो मेरे फादर के एज के थे। तो उन्होंने इतना भी हाथ में नहीं रखा, हर चीज़ मेरे को बता। मैंने उनको एक ही शर्त दी थी, कुछ भी हो किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं इस फिल्म की प्रोड्यूसर हूँ। मैं वहाँ पे काम करूँगी, बस ये आप ध्यान में रखो। नहीं तो सब लोग, क्या होता है, प्रोड्यूसर है तो जी साहब, मैडम 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 आप बैठो। मेरे को एकदम, मैं स्टूडियो में झाड़ू भी लगाती थी, फ्लैप भी देती थी, मगर लोगों को बाद में जो समझ में आता है वो समझ में आता ही, थोड़े दिन में सबको मालूम पड़ा ही गया। तो उन्होंने अच्छी तरह से हर चीज़ मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझाई। वो फिल्म बनने के बाद उसको 30 लाख की सब्सिडी मिली, मेरे राइट्स भी बेचे गए, और 35 के अगेंस्ट मुझे 45 मिल गए। मीन्स लॉस तो नहीं हुआ, जितने डाले थे उसे 5-10 लाख मुझे ज़्यादा ही मिले। फिर मेरे हस्बैंड ने क्या बोला था, मैं एक्स अमाउंट तुम्हें दूंगा, बाद में तुमको जो करना है वो करो, उसमें लॉस हुआ तो तुम्हारा, अगर ज़्यादा पैसे मिले तुम्हारे, मगर सेकंड टाइम मैं ही नहीं दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, जो पैसे उसमें। फिर मैंने जो पहले की फिल्म 35 की थी, तो नेक्स्ट फिल्म मैंने 60 की बनाई, जो 5-10 कम पड़े वो तो उनसे ही लिए। तो इस तरह से मैंने सेकंड फिल्म बनाई, फिर थर्ड बनाई। और इस बीच में क्या हो रहा था कि मैं बहुत सारे अवार्ड फंक्शन पे जूरी करके काम करती थी। तो उसका मुझे फ़ायदा, सब एक्सपर्ट लोगों के साथ, मुझे हालांकि इतना कुछ नहीं आता था उस वक्त,
मगर सब एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन के बाद मुझे मालूम पड़ता था कि फ़िल्म अच्छी कैसे होनी चाहिए, और फिल्म अच्छी कैसे होने से भी फिल्म बुरी कैसी है वो जब मालूम होता था। तो मैं जब फिल्म बनाने मैंने शुरू किया तो वो पहले ध्यान रखती थी ये रॉन्ग है या राइट है, फिर जो एक्सपर्ट उनको फ़ोन करके पूछती थी, हेल्प लेती थी। इस तरह से मैंने मेरी जर्नी शुरू की और ये मेरी 9th फिल्म है शामची आई। इसके पहले भी मैंने 3-4 फिल्में बनाई, वो बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। उसमें से एक मैं ज़रूर कहूँगी, आरोही गोष्ट तिघांची। मैं इसे बीच में थोड़ा रुक सकती हूँ ना, क्योंकि उम्र के वजह से कभी कभी कुछ याद नहीं आता है। आरोही गोष्ट तिघांची, उसका सब्जेक्ट था कि ये चैनल पे रियलिटी शो में ये बच्चों को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, या पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को 1 मिनट स्क्रीन पर देखने के लिए क्या क्या करते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा 2-2.5 साल की बच्ची इतना सा स्कर्ट और इतना सा ब्लाउज़ पहन के, लिपस्टिक लाल लगा के, यहाँ पे लाल लगा के, हेयर स्टाइल करके बीड़ी जलाइले पर डांस करती है, और सब लोग भी कितने चाव से उसको देखते हैं। और दूसरे दिन सब लोग ऑफिस में या ट्रेन में कहीं पे भी जाते हैं तो डिस्कस करते, अरे त्या मुलीने काल काय सुंदर डान्स केला, ती काय छान कंबर हलवत होती। अभी आप ही सोचिए कि 2 साल के बच्चे को उसके पेरेंट इस प्रकार का डांस सिखाते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि बच्चों को डांस नहीं करना चाहिए, मगर उनके उम्र के हिसाब से उनको डांस करना चाहिए। जो गाने गाते हैं तो उनकी उम्र के हिसाब से करना चाहिए। तो मैंने इसी बात को मेरी फिल्म में दिखाया था। और गाने भी जब गाते हैं तो शुरू शुरू में जब वो गाने गाते हैं तो जो एंकर रहता है या जो परीक्षक रहते हैं वो बोलते हैं कि ये तो गान सम्राज्ञी है, ये तो गान कोकिला है। आपने कभी देखा है ये रियलिटी शो में जो गाते हैं या जीतते हैं वो आगे जाके बड़े गायक बने हैं? वो सब ऑर्केस्ट्रा में गा रहे हैं। क्योंकि उनमें क्या होता है, एक सीज़न ख़त्म होने के बाद जब नया सीज़न शुरू होता है तो नए सिंगर्स तैयार हो जाते हैं और पुराने वालों को सब भूल जाते हैं, चैनल भी भूल जाता है, लोग भी भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पकड़ के मैंने वो फिल्म बनाई थी, आरोही गोष्ट तिघांची। तो वो फिल्म थिएटर में 33 वीक्स चली थी, मगर ना प्रेस ने उसकी दखल ली, ना कोई चैनल ने दखल ली। उसके राइट्स बेचने के आज तक वो मेरी फिल्म ऐसे ही पड़ी है। मगर मैंने सोचा कि ये मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है फिल्मों का कि हम कोई भी बात लोगों को फिल्म के जरिए बता सकते हैं, ऐसा मेरा मतलब था। इसलिए मैंने सोचा भले मुझे पैसे नहीं मिले, मेरा मैसेज सब तक गया है, और जितने डाले बस उतने मिले हैं ना, ठीक है, नहीं राइट्स गए नहीं जाने दो। या तो फिर कोई राइट्स लेने के लिए तैयार रहता है मगर उसकी वैल्यू इतनी कम कर दे। अगर मैंने वो फिल्म 3-4 CR में बनाई है तो मेरे को बोलते 30 लाख देंगे। मैंने बोला नहीं, मेरी फिल्म मेरे पास रहने दो, उसका जब टाइम आएगा, हर एक फिल्म का एक टाइम आता है, हर एक चीज़ का एक टाइम आता है, इसका जब टाइम आएगा तब मैं उसको बेचूँगी, मुझे नहीं बेचने, पड़ने दो। ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोलती हूँ कि मुझे मालूम है मेरा घर मेरे कमाई से या फिल्मों के ऊपर नहीं चलता है, जो है वो है। तो मेरे को वो फिल्म, या ना तो मैंने कोई फिल्म बैंक से लोन लेके की है कि मुझे टेंशन है बैंक का मुझे पैसा देना है, इसलिए मेरे सर पे कोई टेंशन नहीं था। घर के सभी लोगों का बहुत सपोर्ट है, इसकी वजह से मैं ये सब कर पाती हूँ। शामची आई की अगर बात करें तो ये कहानी आपने क्यों चुना, आपको क्यों लगा कि इस पर मूवी बननी है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर बनी हुई है? एक नहीं, इस पर आज तक ये मेरी फिल्म चौथी है शामची आई की। शामची आई सब्जेक्ट पर आज तक 3 फिल्में बन चुकी है, सेम टाइटल सेम दिखाया हुआ। मैंने देखा कि आजकल आप देखोगे ना कोई भी फिल्म, इतनी मारामारी, ब्लड शेड, अश्लीलता दिखाई जाती है, डर्टी लैंग्वेज उसमें यूज़ होती है, कमर के नीचे के जोक्स होते हैं, बहुत अश्लीलता भरी है हर फिल्मों में। भले वो फिल्म अभी नाम नहीं लूँगी, बड़े बड़े स्टारों की हो, आप देखेंगे तो यही चल रहा है हर फिल्म। फिर हम लोग बोलते हैं बच्चों के लिए फ़िल्म नहीं बनती है, बच्चों के लिए फिल्म बनती। ये फिल्म मैं नहीं कहूँगी कि ये बच्चों के लिए है, मगर ये ज़्यादा पेरेंट्स के लिए भी है। और ये जब मैंने स्टोरी तो खैर मुझे बचपन से मालूम थी, शाम की आई थी स्टोरी। आप
किसी भी महाराष्ट्रियन लोगों को पूछोगे तो सबको श्यामची ये कथा मालूम है। उनके सजाए बच्चे भी ये किताब हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो सबको ये स्कूल से ही श्यामची पढ़ाई जाती है। इस फिल्म में वो माँ अपने बच्चों को पर जो संस्कार करती है, जो संस्कृति अपनी महाराष्ट्रियन लोगों की संस्कृति जो है, इसका बहुत ही अच्छा दर्शन इस फिल्म में किया गया है। एक्चुअली ये साने गुरुजी ने श्यामची आई करके किताब लिखा था, उस पर आचार्य अत्रे जी ने 70 साल पहले फिल्म बनाई थी श्यामची आई। उसको सबने इतना सराहा कि उसको फर्स्ट नेशनल अवार्ड और सुवर्ण कमल मिला था 70 साल पहले। तो मुझे लगा कि इस ज़माने में अभी ये फिल्म फिर से बनाना बहुत ज़रूरी है। या तो पता नहीं, वो फिल्म मुझे बचपन से ही वो बहुत फिल्म या जो नॉवेल थी वह बहुत अच्छी लगती थी। उसका इफ़ेक्ट इतना था, इम्पैक्ट इतना था कि मैंने सोचा चलो इतना जो रोज़ की फिल्में बन रही है उससे कुछ मैं अलग बनाऊं, जो लोगों को पसंद है, पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देखेंगे, जिससे संस्कार अपनी भारतीय संस्कृति वो दिख जाए, क्या किस तरह से वो माँ अपने बच्चों पर संस्कार करे। उसमें छोटे छोटे इंसिडेंट्स है। उसका लड़का जो है उसको स्विमिंग, वो डरता है, नहीं मैं स्विमिंग, माँ आके उसको वाटर बेल में ढकेल देती है, बोलते चल तेरे को स्विम करना है। ऐसी 2-4 चीज़ें। वो बच्चा पेड़ के फूल तोड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़े ऐसे वो संस्कार नहीं है। वो बोलते हैं नहीं पेड़ नहीं तोड़ना, फूलों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। फूल क्यों तोड़े? जो नीचे गिरे थे उस फूल को तो लेके आना चाहिए था। फिर बोलता है नीचे के जो फूल गिरे वो मैं भगवान पे कैसे चढ़ाऊँ? वो बोलती है भगवान ये नहीं कहता है नहीं ज़मीन पे गिरे वो फूल चढ़ाओ करके, मगर तुम जो पेड़ पे जो फूल है उसको हाथ मत लगाना, जो नीचे फूल है दूसरों को भी फूल मिलने चाहिए ना, आजू बाजू है। नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, वो इतनी अच्छी है कि जब आप फिल्म देखोगे तो, क्योंकि आज ये सब नहीं बताते आज के इसमें, तो मुझे लगा कि ये फिल्म बनानी बहुत ज़रूरी है। और जो पहले की फिल्म थी 70 साल पहले जो बनी थी, उसमें वो शाम जो है वो 6-7 साल का था तभी तक की कहानी बताई है। और मैंने आगे जाके वो 35 इयर्स का होता है। शाम यानी साने गुरुजी, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है शाम यानी साने गुरुजी है। तो साने गुरुजी की कथा है, जो एक फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने। हाँ, और एक बात, ये पंढरपुर का जो विट्ठल रखमाई का मंदिर है, वहाँ पे पहले सब लोग नहीं जा सकते थे, सिर्फ ब्राह्मण लोग या उच्च वाले लोग हैं वो ही जाके दर्शन ले सकते थे। मगर उन्होंने इतनी क्रांति की वहाँ पे जाके कि आज कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाके विट्ठल जी का दर्शन कर सकते हैं। तो यही नहीं, स्वातंत्र मिलने के लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। फिल्म में लिमिटेशन रहता है, जितना दिखा सकते हैं मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मारधड़ के ज़माने में ऐसी कुछ अलग फिल्म बननी चाहिए, ये सोच के मैंने ये फिल्म बनाई। श्यामची आई को पहले भी अवार्ड मिल चुका था, पहली फिल्म बनी थी। करेक्ट। ये मूवी जब आपने बनाया तो आपने कभी सोचा था कि इसको भी नेशनल अवार्ड हाँ, मिलेगा? फर्स्ट डे से मुझे मालूम था इसको नेशनल अवार्ड मिलेगा। और मैं ये भी बोलती हूँ आगे 70 साल के बाद में भी अगर ये फिल्म बनेगी तो उसको भी अवार्ड मिलेगा, क्योंकि उसका जो गाभा है, ये माँ के जो जिस तरह से अपने बेटे के साथ उसका व्यवहार है, वो कितने भी साल हो वो बदलने वाला नहीं है। जैसे पहले के ज़माने की माँ थी, अपने बच्चों को, आप खुद हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो सोच के देखिए माँ के बारे में आपके क्या विचार है, आपके माँ के आपके बारे में क्या विचार है, वो कभी बदलेंगे? आप सोच के देखो। इसलिए मैं कहती हूँ ये माँ कभी चेंज होने वाली नहीं है। जैसे पहले के ज़माने में वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो फिर भी अपने वो बच्चों को जो उसे मालूम था वो सिखाती थी। मगर आज भी आप देखोगे आज की माँ जो रहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईटी क्षेत्र में काम करती है, फिल्म मीडिया में काम करते हैं, फिर भी वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से संस्कार देती है, पालती है। ऐसे नहीं बोलती हूँ चलो मैं इतने पढ़ी हूँ मैं क्यों देखूँ, मुझे नहीं चाहिए बच्चे, ये बच्चों को देखने दो, कोई भी देखे, ऐसे नहीं करते। वो अपने जॉब छोड़ के जितना टाइम उसे मिलता है उस टाइम में वो पूरा टाइम अपने बच्चों के लिए देती है। इसलिए माँ वो माँ ही है, उस वक्त की माँ हो या अभी की माँ हो या और आगे के ज़माने की माँ हो, उसमें कभी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
और दूसरी बात, आज की माँ की और एक खासियत है, वो पैसा भी कमाती है, तो वो अपने पूरे घर परिवार को हेल्प भी करती है। ये एक एडिशनल है आज की माँ का रूप। शामची आई की बात की जाए तो आपका जो रिसर्च रहा है फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा है। आज आप क्यों ही रहे हैं बहुत सारे अवार्ड फिल्म को। तो आपके पास में एक नॉलेज रही जिसको आपने अप्लाई किया इसमें और फिल्म नेशनल अवार्ड जीत के। जो रिसर्च रहा है, जो ऑथेंटिसिटी रही है शामची आई जिसके लिए तारीफ उसका पूरा बैकग्राउंड। जब ये फिल्म बनाने का ऐसे सोच लिया मैंने, तो पहले तो डायरेक्टर, तो मैंने सोचा मुझे रेगुलर डायरेक्टर नहीं चाहिए, तो मैंने फाइंड आउट किया कि सुजय डहाके ने इसका डायरेक्शन किया है। मैं उसके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, एक सीरियल बनाई थी, वेब सीरीज़ थी वो, उन्होंने उसका डायरेक्शन किया था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी विथ हिम कि वो अच्छी तरह से हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ये सब्जेक्ट इतना संवेदनशील है और इतना सीरियसली हैंडल करना चाहिए, उसके लिए कोई नॉलेज वाला ही डायरेक्टर चाहिए। ऐसे कोई भी 2-4 सीरियल कर लिया, और आजकल लोग कैसे करते हैं, 2-4 सीरियल कर लेते हैं और डायरेक्टर बन जाते हैं और बोलते हैं मैं ये सीरियल मैंने की है, ये करना है। तो मैंने सोचा मुझे ऐसा नहीं चाहिए, जिसको फिल्म का बैकग्राउंड ठीक तरह से मालूम हो। जैसे कि सुजय ने फिल्म मेकिंग का यूएसए कोर्स भी किया हुआ था और उसे अच्छा नॉलेज है, मैं देख रही थी। तो मैंने उसको बोला कि इस पर फिल्म करनी है हमें। तो उसके बाद नियरली 2 इयर्स हम लोग रिसर्च कर रहे थे इस नावल पे। फिर अगर अभी के ज़माने में करना है तो उसे कलर करना है या ब्लैक एंड वाइट में है, तो मैंने स्ट्रिक्टली कुछ भी हो, कितना भी खर्च हो, ये फिल्म मेरे को ब्लैक एंड वाइट में ही करनी है, क्योंकि 200 साल पुराना ज़माना हमें अगर दिखाना है तो ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट आएगा। ये सोच के हमने वो ब्लैक एंड वाइट में बनाई। मगर अभी मुंबई में ब्लैक एंड वाइट का टेक्निक है नहीं, कलर ही करके उसको हम लोग ब्लैक एंड वाइट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं, जो टेक्निक ओरिजिनल है उसी में हम लोग ब्लैक एंड वाइट में बनाएंगे। तो पूरे लेंसेज, कैमरा, वो सब हमने लंदन से मंगवाए और फिर पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट की। फिल्म बनाते वक्त 2-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी। ये 200 साल पुराना घर, वो भी वो खोताची वाड़ी ऐसा बोलते हैं उसको, पुराने ज़माने में उसके फादर जो थे वो खोत थे, तो खोत यानी पैसे वाले लोग, तो उसका घर भी उतना अच्छा होना चाहिए फादर का शुरू में। तो वो घर ढूंढने के हम लोग नियरली 1 वीक तक पूरा रेकी करते रहे कोकण में। घर तो मिल रहे थे मगर हर घर में अभी फर्श लगी हुई थी, घर में टीवी, फैंसी लाइट्स आ गए थे हर एक के घर में, तो वो तो चलने वाला नहीं था। 200 साल पुराने घर में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, कैंडल थी नहीं। तो फाइनली हमने एक घर ऐसा चूज़ कर लिया कि जहाँ पे मिट्टी की ज़मीन थी जो हमें चाहिए थी। फिर बाहर तुलसी वृंदावन हो, चूल्हा हो, जो चीज़ें वो सब थी, मगर उस घर में पूरे इलेक्ट्रिसिटी थी, सब वायर्स टंगी हुई थी। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा उनका कनेक्शन निकाल दिया। उनको बोला हम आपको अच्छी नई सिस्टम करके देंगे। तो पूरा शूटिंग होने के बाद उनको पूरी नई सिस्टम करके दी हमने, और जो ओरिजिनल लाइटिंग थी उनको पूरी की पूरी निकाल दी, और जो लामंडीवा बोलते हैं या कंदील बोलते हैं उसके लाइट में पूरी फिल्म शूट की गई है। और हमें जो लाइट लगता था वो हम जनरेटर से लेते थे शूटिंग के लिए जो लगता था। इस तरह से हर एक चीज़। फिर आर्टिस्ट जो थे उनको टकला का, उस ज़माने में टक्कल और यहाँ पे शेंडी ऐसे रहती थी, वो ब्राह्मण लोग रहते थे। तो मैंने बोला किसी को भी मुझे विग लगाया हुआ आदमी नहीं चाहिए। तो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, अगर उनको विग नहीं लगाएंगे, शेव करेंगे, तो उनको दूसरे सीरियल में काम करते, दूसरी फिल्मों में काम करते थे, उनको दिक्कत आती थी फिर से वो रोल करने में। तो मैंने बोला आपका नुकसान मैं होने नहीं दूंगी, आप प्लीज़ अगर आपको शेव करना है तो ही आप ये रोल मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा। और नियरली 400 आर्टिस्ट वहाँ पे थे, बहुत सारे ऐसे मिरवणूक जाती है वगैरह रोल थे। बच्चे थे, 10-15 बच्चे थे। बच्चे लोग तो तैयारी नहीं थे, उसके पेरेंट्स ने, मैंने बोला नहीं तो मैं नहीं लूँगी, मैं बॉम्बे से आर्टिस्ट लेके आऊँगी। और सारे आर्टिस्ट जो थे बच्चे और जो छोटे छोटे रोल कर रहे थे वो सब हमने लोकल आर्टिस्ट लिए थे वहीं के।
तो फिर माँ बाप ने उनको समझाया कि नहीं देखो आप सिनेमा में आओगे, ये तो उन्होंने तुरंत बच्चों ने मान